आज के वीडियो में हम क्लास 7 का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। लेसन 6 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है इवान। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग किया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने B.2.2 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम B.2.3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे मेक अ कंप्लीट स्टोरी। मतलब कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ तक, इसे हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ये सेंटेंस जो है ये अरेंज करके नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे पहला सेंटेंस है, इवान वाज अ रिच फार्मर फ्रॉम रसिया। मतलब इवान जो है रसिया का एक अमीर किसान था। उसके बाद डायरेक्ट है, सी लेड एन एग इन गैब्रियल हाउस। मतलब वह अंडा दे देती है गैब्रियल के घर में। तो यहाँ पर जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे, पहले है इवान वाज अ रिच फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया। तो ये वाला सेंटेंस है, और ही वॉज रिच। नेक्स्ट यहाँ पे है, गैब्रियल वॉज हिज नाइबर। आपको ये सेंटेंस भी इसमें मिलेगा, गैब्रियल वॉज हिज नाइबर। तो इसके बाद ए के बाद हो जाएगा डी। उसके बाद होगा, वन डे इवान्स हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन डे अ हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस। मतलब इवान की जो मुर्गी होती है वो एक दिन उड़कर चार दीवारी के बाहर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, सी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस। यानी कि इवान की मुर्गी गैब्रियल के घर में अंडा दे देती है। उसके बाद क्या होता है, इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वारलिंग। इवान, गैब्रियल और उसकी पत्नियां जो होती है झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। देन इवान अप्रूटेड गैब्रियल बियर्ड। इवान जो है गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ता है। तो ये सारा सेंटेंस जो है मैंने जो आपको अभी बताया, ये सारा सेंटेंस इसमें दिया गया है। तो उसी को हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे। एंड इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। या फिर प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग B.2.3 का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले होगा, इवान वॉज अ रिच फार्मर फ्रॉम रूसिया। मतलब ये जो ए नंबर का सेंटेंस है ये सही है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, गैब्रियल वॉज हिज नाइबर। मतलब ये डी नंबर का, ठीक है, गैब्रियल उसका पड़ोसी था। उसके बाद हो जाएगा, वन डे इवान्स हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस। इवान की मुर्गी जो होती है एक दिन उड़कर चार दीवारी के बाहर चली जाती है। फिर सी लेड एन एग इन गैब्रियल हाउस। उसकी मुर्गी गैब्रियल के घर में अंडा दे देती है। नेक्स्ट लाइन होगा, इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स बिगेन टू क्वेरल। इवान, गैब्रियल और उसकी पत्नियां जो होती है झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट, इवान अप्रूटेड गैब्रियल्स बियर्ड। इवान जो है गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ता है। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट। उसके बाद क्या करता है, गैब्रियल न्यायालय जाता है, यानी कोर्ट जाता है। देन इट रूइंड दैम फाइनेंशियली। मतलब कोर्ट जाने के बाद क्या होता है, केस दर्ज होता है, उसके बाद सुनवाई होती है, और ये सब सिलसिला जो है बहुत लंबा चल जाता है, जिसमें कि वो बहुत ही आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये लाइन होगा, इट रूइंड दैम फाइनेंशियली। वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है। फाइनली इवान्स फादर स्पेसिफाइड इवान एंड हिज नाइबर। और लास्ट में क्या होता है, इवान के जो पिता होते हैं, इवान और उसके नाइबर यानी इवान और गैब्रियल को शांत करते हैं, उसकी लड़ाई शांत करते हैं। देन इवान एंड गैब्रियल बिकेम रिकॉन्साइल्ड। यानी कि इवान और गैब्रियल में क्या होता है, मेल मिलाप हो जाता है। जब उसके पिता इवान और गैब्रियल को समझाते हैं तो दोनों जो है मेल मिलाप कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा B.2.3 का आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं B.2.4 में, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, हाउ डज एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब हुआ, इन एंगर यू डोंट नो, मतलब क्रोध में तुम नहीं जानते, व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। मतलब क्रोध में तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। डू यू एग्री विथ स्टेटमेंट, क्या तुम या क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। हाउ डज एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन, क्रोध बर्बादी की तरफ कैसे ले जाता है। तो इसका हमें आंसर करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे यस, हाँ, आई एग्री टू द स्टेटमेंट, हाँ हम इस कथन से सहमत हैं।
When a person becomes victim of anger, he loses his control over self. जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, मतलब वह अपने नियंत्रण से बाहर हो जाता है। He does not know what he is saying or doing. वह नहीं जानता है कि वह क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। In the chapter, Ivan and Gabriel were good neighbors, but they forgot badly along with their family over an egg. इस चैप्टर में इवान और गैब्रियल बहुत अच्छे पड़ोसी थे, लेकिन वो लोग एक अंडे के लिए बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं। दे हैड नो पीस एंड हैप्पीनेस। उनके पास शांति और खुशी नहीं होती है। जब उनकी लड़ाई होती है, फिर जो कोर्ट कचहरी का जो मामला हो जाता है, तो वो लोग खुश नहीं रहते हैं और उनके पास शांति भी नहीं होती है। वो शांति से नहीं रह पाते हैं और खुश भी नहीं रह पाते हैं। देन इन दिस वे एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह से गुस्सा जो है बर्बादी की तरफ ले जाता है। जब उनका झगड़ा हो जाता है तो वो एक दूसरे पे केस फाइल करते हैं, केस दर्ज करते हैं। उसके बाद उनका जो सुनवाई होता है, हियरिंग जो होता है, वो बहुत ही लंबा चलता है। इसके बाद वो लोग फाइनेंशियली रुइंड हो जाते हैं, आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं और उनके पास शांति और खुशी नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रोध जो है बर्बादी की तरफ ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैन इन योर ओपिनियन वॉज इवान्स फादर? व्हाट डिड ही डू टू पेसिफाई इवान एंड हिज नाइबर? व्हाट टाइप ऑफ मैन इन योर ओपिनियन? आपके विचार से या फिर आपके नज़रिए से आदमी किस तरह के हैं? वॉज इवान्स फादर, इवान के पिता। व्हाट डिड ही डू सो पेसिफाई इवान एंड हिज नाइबर? उन्होंने इवान और उसके पड़ोसी को शांत करने के लिए क्या किया? किसने? इवान के पिता ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन माई ओपिनियन इवान्स फादर वॉज अ जेंटलमैन। मेरे नज़र में इवान के पिता एक जेंटलमैन थे। ही वॉज ओल्ड एंड वाइज। वह बूढ़े और बुद्धिमान थे। ही हैड अ कूल माइंड। वह बहुत ही शांत दिमाग के थे। ही पेसिफाइड देम बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट हर्टेड लीड्स टू हर्टेड। उन्होंने उन दोनों को शांत करने के लिए कहा, उनको समझाने के लिए कहा। हेटेड लीड्स टू हेटेड, मतलब नफ़रत जो है नफ़रत की तरफ ले जाता है, नफ़रत को बढ़ाता है। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट। ही आस्क्ड देम टू, मतलब उन्होंने उन दोनों से कहा, इवान और गैब्रियल से कहा, फॉरगिव ईच अदर, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दो, एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, और पुराने झगड़ों को भूल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वेर इवान्स नाइबर व्हाट वुड यू डू टू सॉल्व दिस क्वेरल? मतलब अगर आप इवान के पड़ोसी होते तो आप झगड़े को शांत करने के लिए क्या करते? इसका आंसर होगा, इफ़ आई वेर इवान्स नाइबर आई वुड ऑल्सो लेट देम अंडरस्टैंड दैट हैट्रेड लीड्स टू हैट्रेड। मतलब अगर मैं इवान का पड़ोसी होता तो मैं भी झगड़े को शांत करने के लिए उनको समझाता कि नफ़रत को बढ़ाता है। सो दे शुड लीव देयर क्वेरल असाइड एंड लिव इन पीस वंस अगेन। इसलिए वे लोग झगड़े को एक तरफ करें और फिर से एक बार शांति से रहे। चलिए हो गया ये वाला सारा क्वेश्चन ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वर्ड स्टडी। करेक्ट द फॉलोइंग मीन्स स्प्लिट वर्ड्स। मतलब यहाँ पर जो गलत शब्द दिए गए हैं इसको हमें सही करना है। पीस, फॉरगेट, अपरूटेड, फेंस और डिस्ट्रक्शन, इन सब का जो स्पेलिंग है ये सारा गलत है, तो हमें सही करके यहाँ पर लिखना है। इसका स्पेलिंग हो जाएगा PEACE, पीस यानी कि शांति, फॉरगेट FORGET, फॉरगेट यानी माफ़ करना, अपरूटेड यानी उखाड़ना, UPROOTED, अपरूटेड यानी कि उखाड़ना, फेंस, तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा FENCE, फेंस यानी कि चार दीवारी, डिस्ट्रक्शन DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी या फिर विनाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर C.2 में है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम B। कॉलम A में जो वर्ड दिया गया है इसके मीनिंग से हमें कॉलम B में मैच करना है। जैसे कि है फार्मर, लेबोरियस, रूडली, क्वेरल, फॉरगिव। फार्मर यानी कि किसान, लेबोरियस यानी परिश्रमी, रूडली यानी कि रुखाई से, क्वेरल यानी झगड़ा, फॉरगिव यानी कि माफ़ करना, हार्ड वर्किंग यानी कि परिश्रम। तो इसको हम किससे मैच करेंगे? लेबोरियस से। लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग, लेबोरियस का मतलब भी परिश्रमी और हार्ड वर्किंग का मतलब भी परिश्रमी होता है। रूडली एंड हार्शली, रूडली का मतलब भी होता है रुखाई से और हार्शली का मतलब भी रुखाई से। क्वेरल यानी कि झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब भी झगड़ा होता है। फॉरगिव यानी कि माफ़ करना, पैरडॉन मतलब भी माफ़ करना।
फार्मर, फार्मर का मतलब भी किसान होता है और पीजेंट का मतलब भी किसान होता है। C.3 में है पिक आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, देन यूज्ड दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। कि यहाँ पर इस चैप्टर से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स का यूज़ हमें सेंटेंस में करना है, मतलब इन दिए गए वर्ड्स से हमें सेंटेंस बनाना है। पहला वर्ड है नाइबर, कंफर्टेबल, हैट्रेड, विजडम, एडवाइस। नाइबर यानी पड़ोसी, कंफर्टेबल मतलब एक दूसरे से अच्छे से रहना, हैट्रेड यानी कि नफरत, विजडम यानी बुद्धिमानी या बुद्धिमान, एडवाइस यानी कि सलाह। चलिए इसको हम बनाते हैं। नाइबर, सीमा इज़ माई नाइबर। इसके जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, सीता इज़ माई नाइबर या फिर यू आर माई नाइबर। इस तरह से कुछ भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। नाइबर, सीमा इज़ माई नाइबर, सीमा मेरी पड़ोसी है। कंफर्टेबल, वी आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर, यानी हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से हैं, अच्छे से रहते हैं। हैट्रेड, हैट्रेड लीड्स टू हैट्रेड, मतलब नफरत नफरत को बढ़ाता है। नेक्स्ट वर्ड है विजडम, ही इज़ वेरी विजडम पर्सन, वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। एडवाइस, आई डोंट वॉन्ट योर एडवाइस, मतलब मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। या फिर लिख सकते हैं ही एडवाइस मी, ही एडवाइस मी या फिर सी एडवाइस मी। इसका मतलब है कि वह मुझे सलाह देता है या फिर वह मुझे सलाह देती है। इस तरह से हमारा C.3 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं उस सबको हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।